Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. चलिए, let's start with today's session. Chapter is about to finish. हम लोग chapter खत्म ही करने वाले हैं. उसके बाद मैं एक दो questions exercise के करवाऊंगा आपको. मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि last class में in our previous class we started the last topic of this chapter and that is measurements in chemistry. ये नियरली थियोरेटिकल टॉपिक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन नहीं है. ये मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस वी आर ऑफन इन्वॉल्व्ड. आप सब लोग बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप सब लोग अक्सर लैब में जाया करोगे, लैब में बहुत सारी साइंटिफिक कैलकुलेशन करोगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस लेंगे, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे. तो जब भी आप लाइव लैब में कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो यूजुअली क्या होता है कि द रिजल्ट ऑफ दोज साइंटिफिक कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी अनयूजुअल, कम्स आउट टू बी अनसर्टेन. उस आपका जो भी मेजर्ड रिजल्ट आता है ना किसी साइंटिफिक कैलकुलेशन का, उसमें एक डिग्री ऑफ एरर होने के चांसेस होते हैं. वो 100% एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है. देयर आर चांसेस ऑफ सर्टेन डिग्री ऑफ एरर इन इट. तो हमें ये फाइंड आउट करना था कि व्हाट आर द कॉज बिहाइंड दैट एबनॉर्मलिटी इन आवर आंसर. अगर हमारा आंसर थोड़ा बहुत गलत आ रहा है, थोड़ी बहुत एरर है उसमें, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है, तो उस एरर का, उस अनसर्टेनिटी का कॉज क्या होता है. ठीक है. सो आपको याद है, किसी को याद है कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द अनसर्टेनिटी इन आवर आंसर? The limitation कितने of रीजन थे? पहले तो मुझे ये बताइए कितने रीजंस? 3. There were 3 reasons. मैंने आपको बताए थे there might be 3 probable reasons behind the uncertainty in our answer. एक एक करके मैं आप लोगों से पूछता हूं. अभिराज, मुझे कोई एक रीजन बताइए. Sir, error in the equipment. Error in the equipment, यानी कि faulty calibrations of the measuring Yes, instrument, जो मैंने yes, second point लिखवाया होगा आपको कि कुछ measuring devices, कुछ measuring instruments, कुछ apparatus लैब में ऐसे हो सकती हैं जिनमें faulty calibrations हो, जिनमें जो calibrations मानते हैं वो गलत है. ठीक है. So that is a very rare case, but this is one of the reason. और बताइए, Alisha, can you tell me any one reason? Limitation of the measuring device. That was a very important cause. Limitation of the measuring device का concept आपको याद है? मैंने एक रूलर यहाँ पे ड्रॉ करा था और मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक रूलर है जिसमें सिर्फ 0 सेंटीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 3 सेंटीमीटर की जो रीडिंग्स हैं वो मार्क्ड हैं, लेकिन सेंटीमीटर की जो इंटरनल रीडिंग्स होती हैं, मिलीमीटर्स, वो मार्क्ड नहीं. अब मान लीजिए हम कोई छोटी सी चीज, कोई लेंथ वाली चीज, कोई पेन या कोई स्टिक हम उस रूलर से मेजर करते हैं और वो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में कहीं आ जाती है, लेकिन इंटरनल रीडिंग्स उस रूलर में कैलिब्रेटेड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक अंदाजे से आंसर देना पड़ेगा. 1 और 2 के बीच में आप आंसर 1.4 भी रिपोर्ट कर सकते हो, 1.5 भी रिपोर्ट कर सकते हो. सो देयर वुड बी एन अनसर्टेनिटी इन दैट आंसर. डेफिनेटली उस आंसर में अनसर्टेनिटी होगी और इसका रीजन है कि रूलर की ये लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ सेंटीमीटर्स को मेजर कर सकता था, मिलीमीटर्स को मेजर नहीं कर सकता था. सब लोगों को ये पॉइंट समझ में, पहले बताइए सब लोगों को ये वाला रीजन समझ में आ गया? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और अगेन द थर्ड रीजन जो मैंने बताया था, दैट इज अगेन अ वेरी कॉमन रीजन. वो भी बहुत कॉमन रीजन होता है एरर होने का. द इनएफिकेसी एंड द लैक ऑफ स्किल ऑन द पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटर. जो भी पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो भी पर्सन मेजरमेंट कर रहा है, उसकी इनएफिकेसी हो सकती है, उसमें लैक ऑफ स्किल हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है, उसे सही से करना नहीं आता, उसने गलत मेजरमेंट कर दी. ये भी एक कॉमन रीजन होता है. सो देयर आर 3 रीजंस फॉर द एबनॉर्मलिटी इन आवर मेजर्ड आंसर. बट इन एनी केस, इंटेंशनली तो कोई भी नहीं चाहता ना कि उसका आंसर गलत हो. इंटेंशनली एवरीबडी विश, एवरीबडी एक्सपेक्ट कि उसका आंसर सही हो, उसके आंसर में एक्यूरेसी भी हो और उसके आंसर में प्रिसीजन. तो अपने आंसर में एक्यूरेसी और प्रिसीजन लाने के लिए हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करा. लेकिन पहले मैंने आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब बताया था. होप कि आप सब लोगों को एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब समझ में आ गया होगा. सो लेट मी आस्क समबडी. अनन्या सिंह, कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्यूरेसी? Sir, it refers to the closeness of our measured value to the true value of result. Exactly. Accuracy refer to the closeness of our measured value to the actual value, to the true value of the result. जो सही आंसर है, उस सही आंसर के कितना पास हमारा एक्चुअल कैलकुलेटेड आंसर आ रहा है.
जितना ज्यादा हमारा आंसर एक्चुअल आंसर के क्लोज होगा, हम कहेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी लेवल है हमारे आंसर में। और अगर हमारा आंसर एग्जैक्टली वही आ जाता है तो हम बोलेंगे हमारा आंसर 100% एक्यूरेट है, ठीक है ना। So accuracy refers to the closeness of our measured value to the true value of the result. And what is the meaning of precision? Parth, can you tell me what is the meaning of precision? So Parth is not present. Okay, Manan Agarwal, आप बताइए precision का मतलब क्या होता है? Manan, आरुषि आनंद, आप बताइए। Yes, sir. Sir, when we measure something repeatedly, so if that value comes out to be same or nearly same, so that's called precision. मतलब the closeness of our various measured values to one another. अगर हमने एक ही चीज को 3-4 बार मेजर करा है, रिपीटेडली मेजर करा है, as you said repeatedly, तो अगर हमने एक ही वैल्यू को, एक ही रिजल्ट को 3 या 4 बार मेजर करा और हर मेजरमेंट एक दूसरे के काफी क्लोज आ रही है, नो मैटर कि वो एक्चुअल आंसर से दूर हो सकती है, हो सकता है हमारी जो तीनों चारों मेजरमेंट आई है वो ट्रू वैल्यू से काफी दूर है, लेकिन वो तीनों आपस में एक दूसरे के पास हैं, तो हमारा आंसर प्रिसाइज माना जाए। आप ये बात क्या आप एडमिट कर रहे हैं कि हमारा आंसर एक्यूरेट ना होते हुए भी प्रिसाइज हो सकता है? क्या आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? हो सकता है हमारा आंसर एक्यूरेट ना हो लेकिन प्रिसाइज हो। जैसे मैंने आपको टारगेट बोर्ड वाला एग्जांपल दिया था कि 3 थ्रोज हमने उस पे हिट करे और तीनों थ्रोज एक्चुअल टारगेट से काफी दूर लगे, लेकिन वो तीनों थ्रोज एक दूसरे के काफी पास लगे, तो हम कहेंगे कि हमारे थ्रो करने में प्रिसीजन है, बट हमारा एक भी थ्रो एक्यूरेट नहीं है। सही है? सो प्रिसीजन का मतलब भी आप समझ गए। बट हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमने जो भी आंसर रिपोर्ट करा है, जो भी आंसर कैलकुलेट करा है, वो प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। एक तो हमारी हर बार जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक दूसरे के पास तो आए, और हर बार जो मेजर्ड वैल्यूज है वो ट्रू रिजल्ट के पास भी आए। तो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट आवर आंसर टू बी एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज, बट स्टिल ड्यू टू सम रीजंस हमारे आंसर में एक्यूरेसी या प्रिसीजन नहीं आ पाता है। तो अगर हमारे आंसर में एक्यूरेसी या प्रिसीजन नहीं भी आ रहा है, हमारा आंसर एक डिग्री ऑफ एरर कंटेन कर भी रहा है, तो हाउ टू रिपोर्ट आवर आंसर इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर so as to minimize the degree of error in it. हमारे आंसर को रिपोर्ट करने का एक सही तरीका हमें आना चाहिए ताकि हमारे आंसर में डिग्री ऑफ एरर, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करा जा सके। और इसी डिग्री ऑफ एरर, इसी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने के लिए इन्वेंट करी गई सिग्निफिकेंट फिगर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट किसी काम का नहीं। और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि थ्रू आउट द थ्योरेटिकल स्टडी, जब तक आप क्लास 11th में और 12th में पढ़ोगे, आप स्कूल लेवल पे जितना भी पढ़ोगे, डेफिनेटली सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम की नहीं होंगी। ये काम तब आएंगे आपको जब आप लैब में कोई कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन, एक नॉर्मल कैलकुलेशन करते वक्त ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट साइंटिफिक वर्ड में दिस मींस अ लॉट। ठीक है, तो साइंटिफिकली ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जो मैंने बता दिया था वो एक बार रिवाइज करते हैं। So Ananya Kashu, can you tell me what is the definition of significant figures? Sir, significant figures include all those meaningful digits which are known with absolute certainty, but they also have one last digit which is slightly uncertain. बिल्कुल सही बताया आपने। Significant figures include all those meaningful digits which are known with absolute certainty, along with one last digit which is slightly uncertain. तो हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में वो सारी डिजिट तो आती ही हैं जो हम बिल्कुल श्योर हैं जिनके बारे में। मान लीजिए हमने अपना आंसर रिपोर्ट करा, किसी चीज की लेंथ हमने रिपोर्ट करी 1.237 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमने किसी चीज की लेंथ रिपोर्ट करी 1.237 सेंटीमीटर, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि 1.23 ये जो शुरू की 3 डिजिट्स हैं, ये तो हमें एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ मालूम ही होगी। अगर डिग्री ऑफ एरर होगी तो इस लास्ट डिजिट में होने के चांसेस हैं। तो सारी डिजिट्स जो सर्टेनिटी के साथ नोन है प्लस एक लास्ट डिजिट जिसमें स्लाइट अनसर्टेनिटी है, उन सबको मिला के बनती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्लूड ऑल दोज मीनिंगफुल डिजिट्स व्हिच आर नोन विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी along with one last digit which are
which is slightly uncertain. अब significant figures को count करने का तरीका क्या होता है? What are the rules for identification of significant figures? Anybody is asking something? कोई कुछ पूछ रहा है? चलिए, तो देखिए significant figures को analyze करने का, significant figures को find out करने का तरीका क्या होता है? मैंने आपको इसके कितने पॉइंट्स लिखवा दिए थे लास्ट क्लास में? 3 points, sir. 3 पॉइंट्स लिखवाए थे। तो पहले मैं वो 3 पॉइंट्स आपको एक बार रिकॉल करवा दूं। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये लिखवाया होगा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। कोई भी ऐसे डिजिट जिसमें 1 से लेकर 9 तक कोई वैल्यू आ रही है, 0 एक्सक्लूडिंग 0, 1 से लेकर 9 तक वाली कोई भी फिगर, कोई भी डिजिट अगर आपके नंबर में लिखी हुई है वो तो सिग्निफिकेंट होती है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब बात रही जीरो की। दो ही तरह की डिजिट होती हैं, या तो नॉन जीरो डिजिट हो सकती है, जीरो वाली डिजिट हो सकती है। अब जीरोस पे आपको ध्यान देना है कि जीरोस कौन से सिग्निफिकेंट होते हैं और कौन से इनसिग्निफिकेंट होते हैं, कौन से बस हम लगा देते हैं लेकिन उनकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो देखिए जीरोस आपको समझने पड़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीरोस। आपको, आई होप आपको याद होगा, मैंने 3 तरह के जीरोस बताए थे आपको लास्ट क्लास में। एक होते हैं लीडिंग जीरोस, एक होते हैं ट्रेलिंग जीरोस, और एक होते हैं सैंडविच्ड जीरोस व्हिच आर आल्सो नोन एज द ट्रैप्ड जीरोस। मैं आपको एक बार फिर से कोई रैंडमली वैल्यू लिखकर दिखाता हूं बोर्ड पे। सपोज कीजिए 0.01670950। ठीक है, तो आप देखिए इसमें बहुत सारे जीरोस आपको नजर आ रहे हैं। शुरू में जो जीरोस नजर आ रहे हैं, बताइए इन्हें कौन से जीरोस बोलेंगे? लीडिंग जीरोस। जो बीच में होते हैं आर कॉल्ड द ट्रेलिंग जीरोस, और जो बीच में होते हैं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, दो ट्रैप्ड जीरोस। तो मैंने आपको एक पॉइंट लीडिंग जीरोस के बारे में लिखवाया होगा कि लीडिंग जीरोस, बताइए लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं या नहीं होते? नहीं होते। नहीं होते। जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज क्यों नहीं होते वो सिग्निफिकेंट? आप रीजन भी समझिए। बिकॉज दे जस्ट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द डेसिमल। वो डेसिमल पॉइंट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, डेसिमल की पोजीशन बताने के लिए लगाए गए होते हैं। हम अपने इसी आंसर को बिना जीरो के भी रिपोर्ट कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप ये डेसिमल यहाँ पे ले आओ और 10 की पावर -2 लिख दो तो ये वाले जीरो खत्म भी हो जाएंगे। ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई द लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज हमारा आंसर बिना उन जीरोस के भी रिफ्लेक्ट करा जा सकता है। जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो सिर्फ डेसिमल की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए लगाए जाते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता। सो लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, ये बात याद रखिएगा। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये लिखवाया होगा, द ट्रैप्ड जीरोस दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जीरोस तो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए दो नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है और दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में इनसिग्निफिकेंट आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो ट्रैप्ड जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। बस यहीं तक लिखवाया है मैंने। यस सर। अब फोर्थ पॉइंट ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए इनफैक्ट फोर्थ पॉइंट, फिर मैं आपको बताता हूं। फोर्थ पॉइंट लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। द ट्रेलिंग जीरोस are considered to be significant, only if there is a decimal point in the number. Only if there is a decimal point in the number. Trailing zeros are considered to be significant only if there is a decimal point in the number. देखिए ट्रेलिंग जीरोस का कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। लिख लिया ना पूरा पॉइंट आप लोगों ने? The trailing zeros are considered to be significant only if there is a decimal point in the number. देखिए मैं आपके सामने दो वैल्यूज लिख रहा हूं, एक मैं लिखता हूं 1200 और एक मैं लिखता हूं 1200.0। अब देखिए ये भी ट्रेलिंग जीरोस हैं जो बिल्कुल आखिरी में आते हैं। हमारी जो भी लास्ट नॉन जीरो डिजिट होती है ना, द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद आने वाले जीरोस ट्रेलिंग जीरोस होते हैं। तो देखिए ये भी ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये भी ट्रेलिंग जीरोस हैं, लेकिन याद रखिएगा ऊपर वाले ट्रेलिंग जीरोस इनसिग्निफिकेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये हमारा आंसर आप बिना इन जीरोस के भी रिपोर्ट कर सकते हो।
you can report this answer as 1.2 into 10 to the power 3. आप अपने इस आंसर को 1.2 into 10 to the power 3 रिपोर्ट कर सकते हो और आप देखो वो जीरो गायब हो गए, मिसिंग हो गए। इसका मतलब वो जीरो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो मीनिंगफुल नहीं थे। तो जीरोस अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ ना, तो जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। दिस नंबर डजंट कंटेन एनी डेसिमल, तो बिना डेसिमल के ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। लेकिन इफ द नंबर कंटेन अ डेसिमल पॉइंट, अगर आपके नंबर में एक डेसिमल पॉइंट भी लगा हुआ है तो फिर ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। फिर आप अगर कोई आपसे पूछे इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आप बोलेंगे दिस नंबर कंटेन 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, लेकिन इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, देखो इसको आप में से कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हम इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं। नहीं, देखिए अगर शायद आप लोगों को ये रूल नहीं मालूम होगा, अगर आपके नंबर में डेसिमल पॉइंट है ना, तो फिर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना भी चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे 1.2000 into 10 to the power 3। आपको ये जीरो हटा नहीं सकते आप। क्यों? आप सब लोगों को मालूम है क्यों, क्या रीजन है कि हम ये डेसिमल लगने पे ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों हो जाते हैं? मालूम है? कोई बता सकता है मुझे, एक्सप्लेन कर सकता है? देखो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए मेरे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कोई रूलर है, समथिंग, एनीथिंग टू बी मेजर। आप खुद सोचो कि अगर किसी पर्सन ने अपने आंसर को इस तरह से रिपोर्ट करा है, डेसिमल लगाने के बाद उसके बाद एक डिजिट और रिपोर्ट करी है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उसके रूलर में यहां तक की डिजिट्स मेजर करने की कैपेसिटी होगी। डेसिमल कोई तभी तो लगाता है जब वो डेसिमल के पहले तक श्योर होता है कि यहां तक तो हमारा आंसर कंफर्म है, इसके बाद वाली डिजिट स्लाइटली अनसर्टेन हो सकती है। ठीक है, बिना अनसर्टेनिटी के तो जब तक सर्टेनिटी नहीं आती तब तक तो डेसिमल नहीं लगाता ना कोई भी कैलकुलेशन में। डेसिमल तभी लगाया जाता है जब डेसिमल से पहले तक की डिजिट सर्टेनिटी के साथ नोन होती है। तो हम ये डेसिमल लगते ही ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, फिर ये सर्टेन वाले जीरो माने जाते हैं, ये मीनिंगफुल डिजिट्स में इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाले जो जीरोस हैं ये सिर्फ प्लेस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, द 10th प्लेस एंड द 100th प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम अपने आंसर को इसके बिना भी रिपोर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए मैंने क्या रूल बताया। ये रूल आप याद रखिएगा, ये नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ज्यादा काम का रूल नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये रूल बहुत काम का है कि ट्रेलिंग जीरोस 2 टाइप के हो सकते हैं। एक वो ट्रेलिंग जीरोस जब नंबर में कोई डेसिमल नहीं, और एक वो ट्रेलिंग जीरोस जब नंबर में डेसिमल पॉइंट भी है। तो अगर आपकी गिवन वैल्यू में एक डेसिमल पॉइंट भी लगा हुआ है, कहीं पे भी लगा हुआ है डेसिमल पॉइंट, तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे सारे, फिर तो आप सबको गिनोगे। लेकिन अगर आपके नंबर में डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, इफ देयर इज नो डेसिमल इन द नंबर, तो फिर ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, फिर आप अपना आंसर इस तरह से भी रिपोर्ट कर सकते हो बिना उन जीरो से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप एक बार लास्ट वाला पॉइंट पढ़ के बताओ, आपको समझ में आ रहा है जो मैंने लिखवाया है? और कोई डाउट है तो बताइए मुझे। ट्रेलिंग जीरोस कब सिग्निफिकेंट होंगे और कब नहीं होंगे, समझ गए? Yes, sir. सर Yes, sir. कोई डाउट किसी को? सर मुझे हाँ दिव्यांश। सर आपने बताया कि सर पॉइंट के पहले वाला जो नंबर होता है वो सर्टेन होता है, तो सर फिर हम पॉइंट के बाद वाले नंबर को क्यों काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट में? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन यही है ना कि ऑल द डिजिट्स व्हिच आर नोन विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी प्लस वन लास्ट डिजिट व्हिच इज स्लाइटली अनसर्टेन। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ही है कि सारी सर्टेन डिजिट प्लस एक लास्ट स्लाइटली अनसर्टेन डिजिट, वो हमें बतानी होती है, लेकिन एक से ज्यादा अनसर्टेन डिजिट नहीं बता सकते आप। समझ रहे हो दिव्यांश? ओके सर। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यही नहीं है कि सारी सर्टेन वाली ही बतानी है, सारी सर्टेन वाली बतानी है और एक स्लाइटली अनसर्टेन वाली बतानी है। ठीक है, सो बट यहाँ वाले जीरोस जो हैं, हाँ बोलिए, एनीबॉडी एल्स? सर मेरे को एक डाउट है सर, आपने जो सेकंड में लिखा है उसमें लिखा है 1200.0 और ऊपर लिखा है 1200। अब सर उनमें सर न्यूमेरिकली तो सर वो दोनों सर वैसे सेम ही है, तो सर अलग अलग न्यूमेरिकली सेम है, मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकली ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन अगर कोई पर्सन अपना आंसर ऐसे रिपोर्ट कर रहा है, मान लीजिए इफ समबडी हैज रिपोर्टेड द आंसर इन सच अ मैनर, तो इसका मतलब उसने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करा होगा इस वैल्यू को मेजर करने के लिए, उसके इंस्ट्रूमेंट में यहां तक की वैल्यूज मेजर करने की कैपेसिटी होगी। डेसिमल कोई कर लगाता है अपने आंसर में, आप भी कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो, आपने चीजों को डिवाइड करा, डेसिमल
तभी लगाओगे ना जब डेसिमल से पहले तक तो आप श्योर हो, डेसिमल के बाद वाली डिजिट में स्लाइटली अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो डेसिमल तभी आता है जब डेसिमल तक हम श्योरिटी से कर चुके होते हैं कैलकुलेशन, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम डेसिमल के बाद डेसिमल लगा के फिर आगे की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर आपने डेसिमल लगा दिया तो इसका मतलब डेसिमल से पहले तक की डिजिट तो श्योरिटी के साथ पता है, बिना श्योरिटी के तो कोई डेसिमल लगाता ही नहीं है अपने आंसर में। समझ रहे हो आप इस चीज को या नहीं? यस सर। ठीक है, सो यू हैव टू लर्न दिस कि ट्रेलिंग जीरोस में तभी सिग्निफिकेंसी आती है, तभी वो सिग्निफिकेंट होते हैं जब नंबर में एक डेसिमल पॉइंट होता है। इफ द नंबर डजंट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट तो ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते। उस वक्त आप अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हो। सब लोगों को साइंटिफिक नोटेशन वर्ड का मतलब मालूम है ना? जब हम ऐसे 10 की पावर बना के लिखते हैं तो इसे साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, ये मालूम है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखिए एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लास्ट रूल और बचा हुआ है। फिफ्थ रूल लिखिए, सब लोग फिफ्थ रूल लिखो। द एग्जैक्ट numbers which have no uncertainty in them, Sir, can you please repeat? the exact numbers which have no uncertainty in them may have infinite number of significant figures. May have infinite number of significant figures. देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट समझ में नहीं आता। एक बार पहले तो पॉइंट चेक करिए आपने पूरा लिखा कि नहीं लिखा। द एग्जैक्ट नंबर्स which have no uncertainty in them या which are known with absolute certainty, कैसे भी लिख सकते हो, may contain या may have infinite number of significant figures in them. लिख लिया? पहले तो पॉइंट चेक करके बताइए, सबने पूरा लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं रिपीट करूं या लिख लिया? चलिए तो देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि क्या मतलब है एग्जैक्ट नंबर्स। सब लोग मेरी तरफ देखिए एंड बताइए मेरे हाथ में हाउ मेनी पेन्स आर दीज, कितने पेन मैं होल्ड कर रहा हूं? 2. क्या आप में से किसी को थोड़ी बहुत भी अनसर्टेनिटी है अपने आंसर में, या आप लोग एब्सोल्युटली सर्टेन हो कि मैं 2 ही पेन होल्ड कर रखे हैं? सर्टेन हो ना एब्सोल्युटली? Yes, sir. में कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं बोलता हूं अपने आंसर को बोर्ड पे लिख दो, अगर मैं बोलता हूं मेरे हाथ में कितने पेन है या आप अपनी कॉपी में लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? 2 pens. 2 लिखोगे ना? 2 pens. 2 लिखोगे। मान लो 2 लिख दिया, जस्ट इफ यू आर जस्ट राइटिंग द नंबर 2। अब देखो ध्यान से सुनो, सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन होती है, किसका माइक ऑन है? सोनम प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन होती है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंक्लूड ऑल द डिजिट्स व्हिच आर नोन विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी प्लस वन लास्ट डिजिट व्हिच इज स्लाइटली अनसर्टेन। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है? सारी सर्टेन डिजिट तो बतानी होती है लेकिन साथ में एक अनसर्टेन डिजिट भी बतानी होती है। लेकिन आप बताइए इस नंबर ऑफ पेन में तो सारी डिजिट सर्टेन ही है ना? अगर मैंने 2 पेन होल्ड कर रखे हैं तो यार एब्सोल्युटली सर्टेन की 2 ही पेन है, तो अनसर्टेनिटी कहां पे मिलेगी हमें? तो हम ये हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं कि इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो इंफिनिटी में मिलेगी, ठीक है? बिकॉज वी आर इनफाइनाइटली सर्टेन कि ये 2 ही पेन है, 2 से ज्यादा नहीं, ठीक है? आप समझ रहे हो? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है वो सारी डिजिट जो सर्टेनिटी के साथ नोन हो प्लस एक लास्ट डिजिट जो स्लाइटली अनसर्टेन हो, ठीक है? अब मैंने आपसे पूछा कि ये कितने पेन, आपने मुझे बताया 2 पेन, और उस 2 के बारे में आप एब्सोल्युटली सर्टेन थे, तो वो जो 2 आपने रिपोर्ट करा वो तो सिर्फ आपने सर्टेन वाली डिजिट नोट रिप्रेजेंट करी ना, एक अनसर्टेन डिजिट भी तो रिप्रेजेंट करनी है आपको। तो वो अनसर्टेन डिजिट है क्या इसमें, बताइए? डज इट कंटेन एनी अनसर्टेन डिजिट? नो सर। No, sir. तो हम क्या मानते हैं?
हम ये मानते हैं कि इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो इनफाइनाइट पे लाई करती है। द अनसर्टेन डिजिट लाइज एट इंफिनिटी। वी हाइपोथेटिकली अज्यूम जब कोई अनसर्टेनिटी होती ही नहीं है तो हम बोलते हैं कि इसकी अनसर्टेनिटी इंफिनिटी पे लाई करेगी। और अगर अनसर्टेन डिजिट इंफिनिटी पे लाई करेगी तो हम अपने आंसर को देखो ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके लिखने के तरीके पे रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि हाउ मेनी पेन्स आर इन माय हैंड, आप इसे बोर्ड पे लिख दीजिए, तो कोई स्टूडेंट 2 भी लिख सकता है। अब अगर किसी स्टूडेंट ने 2 लिखा तो हम बोलेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2.0, यू कैन राइट इट एज बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट दिस, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वे हाउ वी राइट इट। कि मैंने आपको क्या लिखवाया, पॉइंट आप ध्यान से पढ़िए। मैंने आपको लिखवाया द एग्जैक्ट नंबर्स व्हिच हैव नो अनसर्टेनिटी इन देम may contain infinite number of significant। may क्यों लिखवाया? Because it depends upon the way how the answer is represented। आप सिर्फ 2 लिखोगे, आपके लिखने के तरीके पे डिपेंड करता है। अगर आपने 2 लिखा तो हम बोलेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आप 2.0 भी लिख सकते थे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। 2.0000 इनफाइनाइटली भी लिखते जाओ तो भी वो सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी पे है ना अनसर्टेनिटी पे। तो इसका आंसर आप कैसे भी लिख सकते हो, 2 के आगे पॉइंट लगा के इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस भी लगाते जाओ, वो भी आपकी सही रिपोर्टिंग मानी जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जिन नंबर्स के बारे में हम एब्सोल्यूट सर्टेन होते हैं, जिसमें कोई अनसर्टेन डिजिट हमें नहीं मिलती, उसका आंसर फिर लिखने के तरीके पे डिपेंड करता है कि कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स उसमें इंक्लूड करी जाएंगी। अगर आप सिर्फ 2 लिख रहे हो तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2.0 लिख रहे हो तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई, और आप ये 0000 इनफाइनाइटली भी लगा सकते हो बिकॉज आप सर्टेन हो इसके बारे में। इसकी जो अनसर्टेनिटी होगी वो इंफिनिटी पे लाई। तो मे कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना है आपको। कभी भी ये नहीं लिखना कि इट ऑलवेज कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। It may contain the infinite number of significant figures depending on the way how we depict the answer, how we convey the answer। बताओ किसको नहीं समझ में आ रही ये बात, किसको कंफ्यूजन हो रहा है? कोई कंफ्यूज तो नहीं है? समझ में आया? बोलिए हाँ या ना, कुछ तो बोलिए, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सा केस, बस ये याद रखो कि जो चीज हमारे पास सर्टेनिटी के साथ नोन है, जिसमें अनसर्टेनिटी है ही नहीं, उसकी अनसर्टेनिटी हम हाइपोथेटिकली प्रिज्यूम करते हैं कि इंफिनिटी पे लाई करेगी। सो दैट्स व्हाई दे मे कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है। सो ये थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के 5 रूल्स टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब आते हैं मेन चीज पे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का आपकी नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या यूज है। साइंटिफिकली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आप नॉर्मली चैप्टर पढ़ते वक्त न्यूमेरिकल्स करोगे, कुछ कैलकुलेशन करोगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसमें भी क्या कोई यूज होता है इसका या नहीं होता? तो एक हेडिंग डालिए, यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जरा सब लोग लिखिए। द सिग्निफिकेंट फिगर्स are used during the mathematical operations, to represent the precision in our answer, that is, अब ये जो मैं लाइन लिख पा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। दैट इज आवर
our reported answer should never be more precise, than the values given to us in question. Values given to us in the question. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो ये, ऑल्दो आप नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते वक्त इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि मैंने क्या लिखा है। आपको मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन दे रहा हूं बोर्ड पे, जरा सॉल्व करके बताइएगा मुझे इसका आंसर। एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूं, जस्ट डिवाइड 2.12 डिवाइडेड बाय 3.11। जितना ज्यादा एग्जैक्ट आंसर, जितना ज्यादा एक्यूरेट आंसर, प्रिसाइज आंसर आप मुझे बता सकते हो, बताना। इसे सॉल्व करो, चाहे आप खुद करो, आप चाहो तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, डू इट एनीवे, बट मुझे इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है। Sir, 0.681. एनीबडी एल्स? सब लोग बताइए। हाँ सर, इतना ही आ रहा है। 0.681 0.681 के आगे भी है। बोलो, बोल दो, पूरा बोल दो जो भी आ रहा है आपको। 0.681672025 0.681672025। सपोज कीजिए आप लोगों ने कैलकुलेटर से करा और कैलकुलेटर से आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि जितना ज्यादा डेसिमल के बाद आगे रिपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा आंसर माना जाएगा हमारा, उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर माना जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं रीजन बताता हूँ। अगर आपने ये आंसर रिपोर्ट करा ना, तो आपका आंसर की रिपोर्टिंग करने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल ही एब्सर्ड है, बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है वो ध्यान से सुनिए। आप बताइए, आपकी जो गिवन वैल्यूज हैं, क्वेश्चन में जो दो गिवन वैल्यूज आपको दे रखी हैं, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है? 3. डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है? 3. लेकिन आपने अपने आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने रिपोर्ट कर दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिग्निफिकेंट डिजिट आपने अपने आंसर में रिपोर्ट कर दी। यानी कि जितनी सिग्निफिकेंट डिजिट क्वेश्चन में भी नहीं दे रखी थी, उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट आपने आंसर में रिपोर्ट कर दी। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो आपके गिवन क्वेश्चन से भी ज्यादा प्रिसाइज हो गया। एंड दिस इज एब्सर्ड, दिस इज अनयूजुअल, कि जितना प्रिसाइज मैंने आपको क्वेश्चन में नहीं दिया था, आपने उससे ज्यादा प्रिसाइज मुझे आंसर कैसे निकाल कर दे दिया। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो जितना प्रिसाइज हमारा क्वेश्चन ही नहीं है, उससे ज्यादा प्रिसाइज आंसर नहीं होना चाहिए ना। हमारा आंसर उतनी ही प्रिसीजन कंटेन करना चाहिए जितनी प्रिसीजन हमारे क्वेश्चन में थी। तो हमारे क्वेश्चन में जितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होती हैं, हमारे आंसर में भी मैक्सिमम उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट आपको रिपोर्ट करनी चाहिए तरीके से, कायदे से। तो यही होता है। वो बात अलग है कि आप स्कूल के एग्जाम में 4-5 डिजिट तक भी रिपोर्ट कर दोगे तो टीचर्स उसे कंसिडर कर लेते, लेकिन साइंटिफिकली हम कभी भी ऐसा नहीं करते। आपके क्वेश्चन में जितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है ना, उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको कभी भी आंसर रिपोर्ट नहीं करना होता, ये बात याद रखिएगा। तो बताइए, आपको कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर रिपोर्ट करना है? 3. इसका मतलब 1 2 एंड 3 हमें 6 ड्रॉप करना है, 6 के आगे वाली सारी वैल्यू ड्रॉप करनी है। यस सर, है ना? अब आपने राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़े होंगे कि ये वाली जो लास्ट डिजिट है जो आपको रिटेन करनी है, 1 तक आपको अपना आंसर रिटेन करना है। 6 जो राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं उसमें ये बताया जाता है कि जो भी आपको लास्ट डिजिट रिटेन करनी है, अगर उसके बाद वाली डिजिट 5 या 5 से बड़ी है, तो आप अपनी पिछली वाली डिजिट को 1 यूनिट से बढ़ा देते हो। ठीक है, ये देखिए 5 से बड़ा है ना, तो हम पिछली वाली डिजिट को 1 यूनिट से बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.682।
this would be the actual way to represent the answer. This would be the correct way to represent the answer. सही है? So significant figures का यूज यहाँ पे आता है कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन को देखकर पता चल जाता है कि आपके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए। आंसर कभी भी आपके गिवन क्वेश्चन से ज्यादा प्रिसाइज नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को या नहीं? बताओ सब लोगों को ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ऑडियो वीडियो क्लियर है ना या कोई लैग हो रहा है? Sir, clear है. Yes, sir. सो ये आप एक एग्जांपल नोट कर सकते हो कि अगर हम इन दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट डिवाइड करते हैं तो एक्चुअल आंसर तो ये आता है, बट दिस इज द रॉन्ग वे टू रिपोर्ट द आंसर। हमारा आंसर कभी भी हमारे क्वेश्चन की वैल्यू से ज्यादा प्रिसाइज नहीं होना चाहिए। सो द एक्चुअल वे टू रिपोर्ट द आंसर इज टू मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। जितनी भी यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट थी, उन्हीं सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमें आंसर रिपोर्ट करना। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ। इसमें हमारी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। देखिए ये तो ऐसा एग्जांपल हो गया जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। ऊपर भी 3 थी, नीचे भी 3 थी। लेकिन अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स दी जाएं कैलकुलेट करने के लिए, तो हम अपना आंसर कहां पे रिपोर्ट करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे? सो अब आप सब लोग देखिए 8.000 डिवाइडेड बाय 532। मैं देखता हूं कि आप लोग सही रिपोर्टिंग कर पाते हो इसकी या नहीं। सब लोग इसको रिपोर्ट करो सही से, जो एक्चुअल तरीका होता है रिपोर्ट करने का। बताइए न्यूमरेटर में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4। ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे क्योंकि देयर इज अ डेसिमल पॉइंट, तो ये चारों सिग्निफिकेंट है। और डिनोमिनेटर में कितनी है? 3। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग है, तो जो भी कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है ना, द लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, वहां तक आपको आंसर रिपोर्ट करना है। तो आपको कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर रिपोर्ट करना है? 3। 3 रिपोर्टिंग करिए। सब लोग देखते हैं किस किस का आंसर सही है, और आंसर बोलेंगे नहीं, आंसर सिर्फ चैट बॉक्स में लिखेंगे। देखता हूं मैं किस किस का आंसर सही आता है। ओके, दिव्यांश और आस्था दो स्टूडेंट्स का आंसर आ भी गया। यश, त्रिशा, सौम्या, प्रिया, दीक्षा, अपेक्षा अपनी कैलकुलेशन दोबारा चेक करिए। सबसे आंसर चाहिए मुझे। अभिराज आंसर भेजा आपने? भेज रहा हूँ सर। हिमांशु गोनियाल अपना आंसर चेक करिए, कैलकुलेशन दोबारा परफॉर्म करिए। वंश खन्ना आप भी एक बार आंसर दोबारा चेक करिए। ध्रुव भाटी आप भी दोबारा चेक करो। अनन्या काशु आपने तो बहुत मेजर मिस्टेक करी है, एक बार दोबारा चेक करिए। दिस इज 8.000 डिवाइडेड बाय 532। देखो मैं बताता हूं, काफी लोगों ने गलत रिपोर्टिंग करी है। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.015037594 समथिंग ऐसे आंसर आएगा। बहुत बड़ा सा मान लीजिए आपने कैलकुलेट करा, बहुत बड़ा सा आंसर है, ठीक है।
अनन्या काशू, आपने कोई मेजर मिस्टेक करी थी। आई होप आपको सही पता चल गया होगा। Yes. यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 66 तो आ ही नहीं सकता था। ठीक है ना, ये आ रहा है। अब मेन चीज है कि हमें रिपोर्टिंग कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक करनी है। अनुरिमा आप बताइए, हमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट तक रिपोर्टिंग करनी थी? अनुरिमा? सर 4। 4 नहीं, ऊपर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4, नीचे है 3। मैंने आपको बताया जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होती है उसमें रिपोर्टिंग करते हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रिपोर्ट करना था आपको। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों ने आंसर रिपोर्ट करा है 0.015 और कुछ लोगों ने रिपोर्ट करा है 0.0150। लगभग आधे आधे आंसर्स आ रहे हैं। आधे स्टूडेंट ने मुझे ये आंसर भेजा है, आधे स्टूडेंट्स ने मुझे ये आंसर भेजा है। सब लोग बहुत ध्यान से देखिए बोर्ड पे। देखिए जिन लोगों ने भी ये आंसर मुझे भेजा है ना, ये दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्योंकि मतलब वैसे तो आप नॉर्मली एग्जाम में ये लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं एक्चुअल साइंटिफिक ट्रेंड की बात कर रहा हूं कि दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ रिपोर्टिंग। क्योंकि इसमें आप खुद देखिए आस्था, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, क्योंकि लीडिंग जीरो तो सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है ना। ये वाले दोनों जीरो तो इनसिग्निफिकेंट है, तो बेसिकली 1 और 5 सिग्निफिकेंट है। आपका 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपने रिपोर्टिंग करी है। ठीक है, आपको करनी थी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो दिस इज द करेक्ट, ये करेक्ट वे है, दिस इज द करेक्ट वे। इसमें आप देखिए ये वाले दोनों जीरोस तो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन ये वाले 1, 5 और 0, ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि कंपाउंडेड हमारे इसमें वैल्यू में डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो 1, 5, 0 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने आंसर रिपोर्ट करा है। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग, दिस इज एन इनकरेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग। समझ में आया? जिन लोगों ने 0.015 रिपोर्ट करा था उन्हें समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. So this is the use of significant figures. Significant figures का यही यूज होता है। इवन ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन भी यही होता है कि अगर आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो मिनिमम नंबर ऑफ जो भी आपने 2 फैक्टर्स लिए हैं मल्टीप्लाई करने के, तो जिस फैक्टर में कम सिग्निफिकेंट डिजिट है उसी नंबर तक आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। सो मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। जैसे जैसे आप आगे न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स करेंगे तो आपको तरीका बताता रहूंगा मैं कि कैसे रिपोर्टिंग करी जाती है। बट आई होप आपको एक पैटर्न समझ में आ गया कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होती हैं और उसको यूज करके कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। बताइए, किसी को कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट नहीं है? चलिए, दैट्स गुड। अब देखिए, द गुड थिंग इज दैट कि हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी निकालिए। एनसीईआरटी में इस सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं। इतने सिंपल कि वो एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते, बट हम कर लेते हैं, कभी पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज ओपन करिए और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.19। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.19 ओपन करिए। पढ़ा आपने क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. How many significant figures are present in the following? चलिए, मैं एक एक करके, ये 5 वैल्यूज हैं, नहीं 6 वैल्यूज हैं, तो मैं 6 स्टूडेंट से पूछूंगा। अनन्या सिंह, अनन्या सिंह, That's why I ask you people to switch on your camera, क्योंकि मुझे तो यही नहीं पता चलता जिनके कैमरे ऑफ हैं वो कैमरे के पीछे हैं भी या नहीं है। सब लोग अपना कैमरा ऑन स्विच ऑन करिए। ये रूल तो मैं एडमिशन के टाइम पे ही बता देता हूँ, एट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। जो मैंने गोल्डन रूल्स भेजे हैं उसमें भी मैंने ये लाइन लिखी हुई है कि अगर आप अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो आप बता दीजिए, मैं आपका एडमिशन कैंसिल कर देता हूँ। अनन्या सिंह, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? Yes, sir. अनन्या, क्वेश्चन ओपन करा 1.19। Yes, sir. बताइए, पहली जो वैल्यू दे रखी है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है? So 4. देखो अनन्या, 0.0025
अनन्या मुझे ये बताओ, ये वाले जो जीरोस हैं ये लीडिंग जीरोस हैं या ट्रेलिंग जीरोस हैं? Sir, leading zeros. एंड लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते अनन्या, ठीक है? Okay, sir. तो बताइए कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 2. 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। एवरीबॉडी एल्स बताइए, सबको मालूम है ना 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. अपने बुक में ही उसके आगे नंबर लिखते जाइए, पहली वाली वैल्यू के आगे लिख लीजिए 2। सेकंड इज वेरी सिंपल। आशना, सेकंड वाले में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3. 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, दीज आर ऑल सिग्निफिकेंट, ये सिंपल था। अर्पित, थर्ड वाले में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? सर 4। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, दैट वाज आल्सो सिंपल। मनन, फोर्थ वाले में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 6. मनन अग्रवाल 6 बोला आपने, ओके। देखते हैं आमेश माथुर, क्या ये आंसर सही था? इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स सर 3 होंगी सर। बिल्कुल 3 होंगी मनन, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। दिस नंबर डजंट कंटेन अ डेसिमल पॉइंट, एंड जब डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो जो ट्रेलिंग जीरोस होती हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। मनन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मनन समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. मनन एक बार फिर बताइए, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3. 3। ये जीरोस इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि अभी तक इस नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है? आप ऐसे लिख सकते हो इसे 1.26 into 10 की पावर 5, यू कैन राइट दिस नंबर एज दिस, ठीक है? सो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, हम इन जीरोस के बिना भी आंसर की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिर्फ प्लेस वैल्यूज को बताने के लिए लगाया है। सबको क्लियर है ना कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? यस सर। Yes. Yes. सागर चौधरी, फिफ्थ वाला बताइए। सागर, सागर चौधरी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? यस सर। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 500.0 बताइए सही है ये? अनन्या शर्मा, क्या ये सही आंसर? Yes, sir. Yes, this is the correct answer. 500.0 में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। बिकॉज दिस नंबर कंटेन अ डेसिमल पॉइंट, तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। एंड फाइनली 2.0034 अखिला। So 5. 5, this was again simple. So इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप लोग 1.18 और 1.20 में। आपको छोटे से क्वेश्चन है बट होमवर्क के लिए दे रहा हूं। 1.18 एंड 1.20 ये दोनों आप घर पे ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको एक अलग से न्यूमेरिकल दे रहा हूं, एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, और फिर हम इस चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टेस्ट कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा, बट पहले सब लोग एक क्वेश्चन लिखिए। मैं एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, एवरीबॉडी राइट द क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन, देखो एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसमें 3-4 टॉपिक्स एक साथ यूज हो जाएंगे। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसमें स्टोइकियोमेट्री भी यूज होगी, इसमें कंसेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के मेथड भी यूज होगा, ठीक है? बट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सब लोग लिखिए। अ solution is obtained by mixing a solution is obtained by mixing 500 ml of 0.2 molar NaCl solution, 0.2 molar NaCl solution and 100 ml of
0.5 molar AgNO3 solution. 0.5 molar AgNO3 solution. इशिता, आप लिखा या नहीं? इशिता एंड यश, Yes, sir. आपने क्वेश्चन से लिखा? मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. इशिता एंड यश, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लिखिए. आई होप नेटवर्क स्लो हो गया है. आई थिंक नेटवर्क की स्पीड स्लो हो गई है. आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं? सर लैग हो रहा है। Yes, sir, आ रही है. Lag हो रही है सर. हाँ सर. अभी ठीक हो जाएगा. मैं एक बार क्वेश्चन स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, लिखिए. वीडियो कोई बात नहीं क्लियर आए या ना आए, लेकिन ऑडियो क्लियर होना चाहिए. इशिता एंड यश, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा लिखिए. अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग. A solution is obtained by mixing 500 ml of 500 ml of 500 ml of 0.2 molar 0.2 molar NaCl solution 0.2 molar NaCl solution and 100 ml of 0.5 molar 100 ml of 0.5 molar AgNO3 solution. 0.5 molar AgNO3 solution to form a white precipitate of AgCl. To form a white precipitate of AgCl. Further, calculate the number of moles. Calculate the number of moles. Calculate the number of moles and mass in grams and mass in grams. Calculate the number of moles and the mass in grams of AgCl obtained. Of AgCl obtained and also identify the limiting reagent. And also identify the limiting reagent. Also identify the limiting reagent. Sir, can you repeat the last line after mark in gram? मैंने आपको लिखाया calculate the number of moles and mass in grams of AgCl obtained. Mass in grams of AgCl obtained and also identify the limiting reagent. Also identify the limiting reagent. अगर किसी का क्वेश्चन मिस है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, बताइए. क्या मैं पूरा एक बार दोबारा बोलूं, आपको टैली करना है? Yes sir, can you repeat? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग एक बार टैली कर लीजिए, बीच में कोई वर्ड, कोई लाइन मिसिंग तो नहीं है. A solution is obtained by mixing. A solution is obtained by mixing 500 ml of 0.2 molar 500 ml of 0.2 molar AgNO3 solution. 500 ml of 0.2 molar AgNO3 solution. 500 mol of 0.2 molar NaCl solution.
500 ml of 0.2 molar NaCl solution and 100 ml of 0.5 molar AgNO3 solution. 100 ml of 0.5 molar AgNO3 solution to form a white precipitate of AgCl. To form a white precipitate of AgCl. Calculate the number of moles and the mass in grams. Calculate the number of moles and the mass in grams of AgCl obtained. And also identify the limiting reagent. बताइए, लिखा आपने क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को. सब लोग ट्राई करो. देखिए, सुनिए मेरी बात सब लोग. एक तो ये वाले दोनों क्वेश्चन नंबर 1.18 एंड 1.20 छोटे से क्वेश्चन हैं, होमवर्क के लिए दिए. इन्हें 5 मिनट लगेंगे आपको करने में. और एक ये वाला क्वेश्चन भी जो मैंने अभी डिक्टेट करवाया, ये भी होमवर्क है आपका. दीज आर द 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए. नेक्स्ट क्लास में जब आप लॉग इन करेंगे तो हम पहले ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर. अब मेरी बात सुन लीजिए अभी लॉग आउट करने से. मंडे से 7 to 8 PM में वो स्टूडेंट्स लॉग इन करेंगे जिन लोगों को मैंने बोला. मंडे ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीक से अब हम 2 बैच में स्प्लिट हो जाएंगे. कुछ बच्चे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वी विल स्टार्ट विद द. और आपका इस चैप्टर का टेस्ट नेक्स्ट संडे को होगा. नेक्स्ट संडे, ठीक है. सो नेक्स्ट संडे को मैं आपको बता भी दूंगा. आई विल लेट यू नो कि व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट. क्या हमारा टेस्ट का फॉर्मेट होगा, किस तरह से होगा, वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है. बट नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा. प्रिपेयर दैट दिस चैप्टर टिल देन. और मंडे और नेक्स्ट वीक से आपको अकॉर्डिंगली लॉग इन करना. चलिए, सब लोगों ने सुनी मेरी बात? समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. Good evening.